हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनत श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है कुमार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया द फ्री स्पोकन मीडिया के साथ बात करने के लिए। सनत जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके चैनल का बहुत फैन हूँ, जिस तरीके से आपका एनालिटिकल स्किल है। शुक्रिया सर। जहाँ तक जीकेसी का सवाल है, जीकेसी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस एक संस्था है जो कायस्थों को इकट्ठा करने के हिसाब से बनाई गई है। कायस्थों को इकट्ठा करना मतलब कायस्थ कभी भी कास्टिस्ट नहीं रहा है और हम लोगों के बीच में जितनी भी विभूतियाँ आई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, इन्होंने कभी जाति से ऊपर उठ के समाज का कल्याण किया है, कभी जातिगत चीज़ों में नहीं पड़े हैं। और आप देखेंगे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ और देशभक्ति की भावना इस जाति में विशेष तौर पे होती है। ये बहुत इम्पार्शियल लोग होते हैं। तो ये जो समाज है, ये इसमें सारे लोग सेल्फ अचीवर हैं। इसमें कोई किसी को जातिगत आधार पर ना मदद करता है, आपस में भी ना जुड़ाव उस तरीके से होता है और सबको मालूम होता है मुझे खुद के लिए करना है, मुझे आगे अपना मुकाम हासिल करना है। तो ये ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जो है, ये तो एक कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अपने समाज के लोगों के बीच के लोगों में जागृति आए। और आज जो कोविड के कारण जो व्यवस्था हुई है, इसमें बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ये एक सामाजिक ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके तहत हम अपने समाज के लोगों को रोजगार मुहैया करा सके या लीडरशिप निकाल के आगे ला सके और एक समाज के तौर पे हम इकट्ठा होकर दिखें। तो इसमें शिशिर जी एक बात आपने रखी कि पॉलिटिकल फ्रंट पे कायस्थों को बहुत ज़्यादा इस समय तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। एक लेवल था जब उनको मिलती थी, जैसा आपने बताया 20-22 MLA हुआ करते थे। दूसरी तरफ आपने बोला कि ये सामाजिक कार्यों में लगेगी ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों ने कोविड के दौरान जॉब्स खोई हैं उनकी मदद करना, उनको कनेक्ट करवाना कंसर्न जगहों पे और बाकी सामाजिक कार्य। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि हमें कायस्थों को प्रमोट करना है पॉलिटिक्स में, या फिर इट इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स कि हाँ एक ये भी पक्ष है और ये हम रखते हैं, बाकी जो जनता सेलेक्ट करेगी वही होगा, हम इसे आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट नहीं करेंगे कि कायस्थों को पार्टियों में जगह मिलनी चाहिए, कायस्थों को MLA बनना चाहिए। देखिए, इसमें सनत जी आप युवा हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। राजनीति, आपके जीवन का कोई भी पक्ष राजनीति से अधूरा नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको राजनीति का शिकार होना पड़ता है। आपका शहर कैसा है, आपकी सड़कें कैसी हैं, और जो आज एक राजनीति में एक लूट तंत्र चल रहा है जिसको अब लोग स्वीकार करने लगे, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई है कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिस तरीके से करप्शन है, जिस तरीके से ये है, तो उसका कारण ये है कि आज के युवा नौकरी करके अपने को विनर समझते हैं कि हमने यहाँ नौकरी कर ली, और जो देश से मेरा सरोकार, राजनीति को बहुत गंदा समझते हैं। राजनीति बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत लोग हैं। ऐसा नहीं है, राजनीति बहुत खूबसूरत शब्द है। ये जो अभी देश में हो रहा है वो राजनीति है। राजनीति और राजनीति में बहुत फर्क है। और ये जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं कि ये गंदगी है, तो यू आर फोर्स्ड टू रूल बाय बैड पीपल। आपको ये समझना होगा कि ये तबका जो एक बुद्धिजीवी होने का, ये जाति जो एक सांस्कृतिक विरासत लेके चल रही है, ये जाति के लोग अगर राजनीति से अपने आप को दूर रखेंगे तो फिर जो भ्रष्ट तंत्र है वो हावी होगा। तो राजनीति तो एक उद्देश्य है ही कि जब हमारे बीच के युवा जिसमें प्रतिभा है और ये जो भेदभाव हो रहा है उसका शिकार होकर आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी सामाजिक ताकत जो है वो उसको इकट्ठा करके एक संगठन बना के उसको आपका झुंड बनाना पड़ेगा। प्रजातंत्र में झुंड की बहुत अहमियत है। जब तक आप अपना झुंड नहीं बनाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा।
और तभी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप देखो, आप ब्यूरोक्रेसी में आपका बोलबाला है, आपके लोग आज इतना सफ़र कर रहे हैं बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए जो ये समाज लीड करता था, अब हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तो जब एक सारे लोग एक मंच पे आएंगे और बेहतर तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो सकता है। तो शिशिर जी, यहाँ पे देखिए, राजनीति की आप अगर बात करते हैं और आपने ही कहा कि सब उसमें बराबर पानी में है, कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो, तो दो सवाल आते हैं मेरे। पहली चीज़, आप कायस्थों की बात करें तो कायस्थ हमेशा एक लिखा पढ़ी करने वाला, एक इंटेलिजेंट हायर कॉन्शियसनेस वाला कम्युनिटी रही है स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से। तो उनके अंदर जो आज की राजनीति में एक बल प्रयोग वाली जो राजनीति चल रही है, वो फैक्टर नहीं आता, और शायद इस वजह से काफ़ी सारे कायस्थ पीछे हटते हैं कि हम बुद्धि से और पेन की ताकत से, कलम की ताकत से कितनी दूर चले जाएंगे जब आज सबको तलवार की ही ताकत उठानी है। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि आप कैसे अश्योर करेंगे एज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट या फिर एज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन कि जो आज बाकी कम्युनिटीज़ कर रही हैं राजनीति में आके, कायस्थों के अपराइजिंग के बाद कायस्थ भी वही चीज़ ना करने लग जाएं राजनीति में आके दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। हाउ विल यू इंश्योर दैट? देखिए, एक तो ये जो मिथ अपने समाज के युवाओं में जो है कि हम लिखा पढ़ी करने वाली कौम और कलम की ताकत, ये आपको तोड़ना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आज़ादी से लेके या उसके पहले का भी इतिहास देखें या आज़ादी के बाद का आप देखें, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज़ जो भारत छोड़ के चले गए वो सिर्फ आपके असहयोग आंदोलन और इसके कारण चले गए? बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न क्या था? आपके समाज का एक क्रांतिकारी युवा वेस्ट बंगाल से, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, उस युवा को देखिए कलकत्ता से निकल के रूस जाके, जर्मनी जाके, जापान जाके उसने एक फौज खड़ी कर दी। वो नैतिक मूल्य देखिए उसका कि उस तरीके से जो उसने आदर्श दिया, और वो सेना से वो अंग्रेज़ों से टक्कर लेने को तैयार खड़ा था। अंग्रेज को लगा कि आज़ाद हिंद फौज में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सैनिक फ्री हो रहे हैं वो कहीं आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेंगे, और करने वाले ही थे, मतलब 22 लाख सैनिक, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। वो दे वांटेड टू सी इजी वे एग्जिट। तो आप देखो, सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आज़ादी में कितनी बड़ी, लोगों ने भुला दिया, उनको भुला दिया कि उनकी कौम ही उनको भूल गई। ये भी सत्य है। और आप फिर देखो, आज़ादी के बाद मैं किसी खास दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई थी इमरजेंसी के बाद कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में धकेल दिया गया था, कुछ नहीं हुआ था। एक बूढ़ा आदमी, आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक आवाज़ दी, देश के युवा रोड पे आ गए, और वो ललकार यलगार से पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उनका नैतिक मूल्य देखो, वो सारा कुछ करने के बाद वो चाहते तो प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन वो आदमी ने सरकार के लिए सबको बना जीत, मतलब व्यवस्था परिवर्तन करके पटना के अपने घर में जाके बैठ गए। तो ये नैतिक मूल्य, ये बदलाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी वो एक कायस्थ कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि कितने बड़े बड़े लोग आपके बीच में से आए हैं, और आज जो आप बाहुबल की बात कर रहे हो, आज का देश, आज का समाज और आज के जो मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं। आज बाहुबल की जरूरत नहीं है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ। जो कि हवा चल रही थी उसके खिलाफ एक निर्दलीय महिला को एमएलए बनाया गया, जो किसी के सोच के बाहर की बात थी। तो मतदाता के बीच में एक स्वच्छ छवि, ऑप्शन नहीं दे रहे हो आप समाज को। आप समाज को, कायस्थों की जो एक इमेज है, जो ये है, लोग जाति के ऊपर जाके वोट करते हैं, लेकिन आपको एक ऑप्शन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। वाई यू? आप खाली कलम वाले, कलम के सिपाही भी आप नहीं रहे हो। आज बिजनेस में आप नहीं जा रहे हो, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, देश का माहौल इतना अच्छा हो गया है, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप नौकरी ढूंढते हो, आप रोजगार का निर्माण करने में सहयोग नहीं करते हो कि अपना भी काम चले, 10 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दो। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें और जो मिथ अपने युवाओं के बीच में भी है, उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो एक सामाजिक तौर पर जब आप सांस्कृतिक बातें अपने लोगों को जब बताते हो, अपने बच्चे को बताते हो, उनको समझ में आता है। और
ये बदलाव की एक ज़रूरत है, ये प्रयास है। और दुनिया में आप घूम के देखो, कायस्थ जहाँ भी है ये एक मीठी चीनी के समान होता है। आप जिस किसी चीज़ में आप घोल दो वहाँ घुल जाता है उस संस्कृति में। तो हम तो हर जगह वहाँ के होके रह गए। तो ये एक बदलाव की शुरुआत है। आप आने वाले समय में देखो चीज़ें, इफ़ यू वॉन्ट रेस्पेक्ट योर सेल्फ अदर्स विल नॉट रेस्पेक्ट यू। बिल्कुल। तो फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट एज ए सोसाइटी, एक समाज के रूप में आपको अपने आप को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को, अपने हेरिटेज को संभालना पड़ेगा, तब लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। समझ रहा हूँ। सो इसमें आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ ही और सवाल मेरे रहते हैं शेष। पहले तो मुझे ये आपसे समझना है कि मान लीजिए हर एक कम्युनिटी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जैसे जीकेसी बनी है। जीकेसी कायस्थों को प्रमोट कर रही है, कहीं मैं कह लेता हूँ पंडितों को प्रमोट करने वाली हुई, कहीं राजपूतों को प्रमोट करने, कहीं ठाकुरों को प्रमोट करने की। इस तरह अगर सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो क्या आज कुछ एक जो मुद्दे हमारे देश को अंदर से खा रहे हैं, जैसे रिजर्वेशन और जैसे हर एक कम्युनिटी अपना हक मांगने आ जाती है, तो क्या आपको कहीं ये नहीं लगता कि इससे डिवीजन भी छोटे स्तर पे पैदा हो जाएगा? क्योंकि लीडरशिप तो कहेगी कि हम साथ हैं और उनका एक काफ़ी दूर का विजन होता है, एग्जीक्यूटिव तक आते आते लोगों में वो विजन डाइल्यूट हो जाता है। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे थोड़ा डिवीजन पैदा होता है सोसाइटी में? ये युवा होने के कारण आपका बहुत सही प्रश्न है और ये प्रश्न होना भी चाहिए आपके माइंड में तभी। लेकिन इसका समाधान मैं ये देना चाहता हूँ, व्यक्ति से समष्टि की ओर सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। अब आप दुरुस्ती की बात करते हो तो पहले आप स्वयं को ठीक करते हो, स्वयं का स्वास्थ्य ठीक करते हो। बिल्कुल। उसके बाद कौन आता है? परिवार आता है। हाँ। परिवार आता है तो पहले फिर आप एक परिवार को ठीक कर देते हो तो सब परिवार अपने आप को ठीक करेंगे तो देश का स्वास्थ्य से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। उसके ऊपर की इकाई है समाज, जाति जिसको आप बोल रहे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता तो अपने जात में ही होता है। ये परंपराएं सदियों से जब चली आ रही है। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम, वो जो अपना जानकारी हासिल करना और ये करने के हिसाब से आपको, जब अपने समाज को आप अच्छा बनाओगे, आपके समाज के मतलब देखिए अच्छी बुरी चीज़ें सब में होती हैं। रिजर्वेशन मांगना नहीं मांगना, मैं तो कायस्थों ने कभी रिजर्वेशन मांगा भी नहीं और यूपी में अभी दिया गया ओबीसी का, मैं उसका मुखर विरोध करता हूँ। ये कम्युनिटी खैरात में कुछ नहीं मांगती है, आपने दिया कैसे? और दूसरा जो षड्यंत्र कायस्थों के खिलाफ हो रहा है, ये आप समझो, आपका जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आपका 10% का जो कोटा है, उसमें पहले 4 जातियां थी, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ। अभी आपने कायस्थ को उससे निकाल के डाल दिया ओबीसी में। ओबीसी में 27 जातियां हैं, 27% रिजर्वेशन और उससे ज्यादा बहुत जातियां हैं। तो आपने तो 10% से निकाल के हमको वहां डाल दिया पहला। और ये जाति ने तो कभी रिजर्वेशन मांगे ही नहीं है। दे बिलीव ऑन देयर टैलेंट और अपने इस पे। तो आप क्यों आपने इसको उठा करके ऐसा किया? ये किस राजनीति के तहत किया? दूसरा कि जब जातियां स्ट्रांग होती हैं, हर जातियों का संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भेदभाव शुरू हो जाता है ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। अगर बगल में पड़ोस में लड़ाइयाँ होगी तो आपको घर में सतर्क होकर बैठना पड़ेगा। तो ये सब जो कुरीतियाँ आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं चेक करने के लिए समाज का एक सामाजिक दायरा और सामाजिक संगठन बहुत ज़रूरी है। खैर, इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए सर आपसे इतना पूछना चाहेंगे कि आप कैमरे के आगे हैं, प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कायस्थ समाज के लिए, कायस्थ समाज के युवाओं के लिए, जो शायद कहीं आज की डेट में इस भागदौड़ में संस्कृति से थोड़ा सा दूर जा चुके हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? 2 शब्द प्लीज़ बोलें। मैं आपके जैसे युवाओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक शेर है, बहुत पुराना शेर है, मेरे पिताजी कहा करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उस हद तक आपको अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है कि भगवान भी पूछेंगे आपको बेटा क्या चाहिए। तो मुझे गर्व है अपने कायस्थ होने पे, अपनी कौम पे। मेरे यहाँ सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं और वो सब अपने आप में जो एक सपना लेके चलते हैं, वो सपने के चेस करते करते अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो मैं सबों से यही करता हूँ कि ट्रस्ट योरसेल्फ, देन
थिंग्स विल कम बिहाइंड यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप द फ्री स्पोकन मीडिया को आकर आपने इतनी बात करी हमसे और आपने अपना कीमती समय दिया ये समझाने के लिए लोगों को कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस क्या है, क्या उद्देश्य है, कायस्थ क्या है और कायस्थ युवाओं का आपने मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने अच्छे आपका जो शैली है और जो आपकी धार है, आप इसको और चमकाइए। शुक्रिया सर। धन्यवाद।